6 महीने की एक छोटी-सी बच्ची है, नाम है आरोही अयूजा। बेहद ही क्यूट और खूबसूरत सी छोटी-सी बच्ची, लेकिन इसकी जो तलाशी है, अभियान है, उसमें खाकी वर्दों वालों की शहर के सबसे बड़े नाले के अंदर लाठी के ज़रिए, हाथों के ज़रिए अहोरी अहूजा को नालियों में ढूँढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। किसी भी तरीके से 72 घंटे से ज़्यादा जो एक बच्ची है, लापता है, उसे खोजा जा रहा है नालियों के गुफ़ाओं के अंदर। फिर एक पुलिस वाले के हाथ में आरोही अहूजा की तलाश हाथ लगती है। उसके टुकड़े हाथ लगते हैं, एक-एक टुकड़े को बड़ी ही ध्यान से उस नाली के अंदर से निकाला जाता है। एक ग्लास के जरी के अंदर आरोही अयूजा के छोटे-छोटे हाथ-पैर की जो हड्डियाँ थी, उन्हें रखा जाता है। आरोही अयूजा की खोपड़ी को उस जार के अंदर बंद करके रखा जाता है। अब जब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल उस बंद जार के अंदर जो लाश है, एक छोटी-सी बच्ची की, इसका असली कातिल कौन है? क्यों 72 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे इस बच्ची को गुमशुदगी होने के बाद और पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। बच्ची कहाँ लापता है और अचानक से शहर की जो पुलिस है, वो शहर बाहर में खोजने के बाद एक नाली के पास आकर क्यों एक बच्ची की तलाशी अभियान करती है और कैसे उसी जगह, उसी नाली के अंदर एक बच्ची की लाश मिलती है। बिल्कुल एक डिटेल रिपोर्ट है, आज हम आपके सामने बताएँगे। उसके बारे में बताएँगे कि कातिल जो है, कोई और नहीं बल्कि घर का ही एक सदस्य है, जो जानबूझकर चाहता था कि इस बच्ची को देखना नहीं चाहता था, इस बच्ची से छुटकारा पाना चाहता था। और जो असली कातिल है, वो सबसे बड़ा गुनहगार है। इस कहानी के जो शुरुआत में सबको लगा था कि ये कहानी की दिशा ही बदल सकता है, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि ये जो कातिल है, वो बड़ा ही निर्दयी है। कौन है असली कातिल? क्या था उसका मकसद और किस तरीके से उसे बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग की लगातार की। 3-4 दिन ही हो चुके थे, पुलिस वालों को कोई लीड नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस को एक सुराग मिलता है और कातिल उसके सामने बैठे-बैठे अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है। चलिए इस पूरी कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि ये कहानी क्या है। 6 महीने की एक छोटी-सी बच्ची है आरोही अहूजा, उसको मारने के लिए उसको तड़पाया गया। यहाँ तक कि जब इस बच्ची की जो लाश है, जो टुकड़े हैं, वो नाले से निकाले गए, तो पता चला कि इस बच्ची की ज़िंदा ही नाले में फेंक दिया गया था, ताकि ये तड़प-तड़प के मर जाए और किसी को भनक भी ना लगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर की ये पूरी वारदात है। साल 2014 की 7 सितंबर 2014 को उस इलाके में कुछ ऐसा हुआ, जिसके बाद जब राज खुला, तब कातिल का चेहरा सामने आया तो हर किसी के होश उड़ गए और सबने सिर्फ ये कहा कि आखिर कातिल ऐसा कैसे कर सकता है। एक 6 महीने की बच्ची के साथ ये तस्वीर देखिए। इनका नाम है रितु आहूजा। इनकी शादी हुई है सुनील आहूजा के साथ, जो कि एक सुपारी व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है और अच्छा खासा इनका परिवार चल रहा था। इसके घर पे इनके ससुर, इनके जो बेटे हैं, 3 साल का यश और एक छोटी सी बेटी थी 6 महीने की, जिसका नाम है आरोही आहूजा। उसकी आपने तस्वीर देखी होगी, बेहद प्यारी है। और अब ये जो पूरी वारदात है, ये जो पूरी कहानी है, ये कब सामने आती है, तो दरअसल होता कुछ ऐसा है कि 7 सितंबर 2014 को सिविल लाइन में एक जैक्सन कंपाउंड है, वहाँ पर जो घर बना है, वहाँ पर जो ऋतु है, वो नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और अपनी बच्ची को एक झूले पर लेटाकर आंगन में वो अंदर बाथरूम में चली जाती है। जब वो बाहर निकल कर आती है तो देखती है कि बच्ची वहाँ पर नहीं है। अब ऐसे में पुलिस को बुलाया जाता है कि भाई, बच्ची नहीं मिल रही है। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो क्या कहानी निकल कर आती है, तो समझिए।
सबसे पहले जो पिता है वो पूरी कहानी ये बताते हैं कि सुनील आहूजा पुलिस से कहते हैं कि देखिए, मेरी बेटी 6 महीने की है, मेरा एक 3 साल का बेटा है और रोज़ की तरह मैं सुबह उठा, घर में थोड़ी साफ़ सफाई की और फिर मैं रोज़ काम पर जाता हूँ। लेकिन कल ही मेरी माँ जो है नासिक से लौट कर आई थी, तो मैं करीब 5:15 बजे उठा और मैंने देखा कि मेरा छोटा बेटा यश, मेरी बच्ची आरोही और मेरी पत्नी जो है वो सो रही है। मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। मैं सीधे अपनी माँ से मिलने चला गया और दरअसल उस रोज़ मेरा सत्संग में ड्यूटी लगी हुई थी और काम यहाँ था कि वहाँ पर लोग आते हैं जो सेवा करने आते हैं गुरु जी के, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना कार के ज़रिए। तो मैं इसी काम के लिए अपने बेटे यश को लेकर, अपने माताजी को लेकर घर से निकल जाता हूँ और सीधे सत्संग में पहुँच जाता हूँ। और लगातार मैं 3-4 बार ऐसा ही करता हूँ। जो लोग आए थे, जो यात्री वहाँ पर आए थे, उनको आश्रम पहुँचाना, आश्रम में से लेके जाना, ये काम मैं कर रहा था। अब इधर 8:10 पर कुछ ऐसा होता है कि इनके फ़ोन की घंटी बजती है। लेकिन वो फ़ोन इससे मिस हो जाता है और साढ़े 9 बजे के बाद जब सुनील आहूजा अपने घर पर पहुंचते हैं, वापस अपने घर आते हैं, तब इनकी जो पत्नी है रितु आहूजा, वो बेहद घबराई हुई थी, पसीना पसीना हुई थी और बहुत ज़्यादा तेज़ बिलक रही थी, रो रही थी। इसके बाद सुनील अपनी पत्नी से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तब रितु बताती है कि मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की थी पर आपने कॉल उठाया नहीं। हमारी जो बच्ची है आरोही, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, वो कहीं नहीं मिल रही है। सुनील उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने कहाँ उसे लास्ट टाइम देखा था, क्या हुआ था, कहीं किसी के साथ कोई लेकर तो नहीं चला गया, किसी के पास तुमने छोड़ तो नहीं दिया, तुम भूल तो नहीं गई हो। कई सारे सवाल थे जो सुनील करते हैं। रितु जो है वो बताती है कि मैं दूसरी कार से उसे घुमाने के लिए ले गई थी और सुबह जब आप निकल कर आए थे तो मैं, बेटी और मैं घर पे ही अकेले थे और मैं उसे घुमाने के लिए ले गई थी। थोड़ा टाइम बाद किया मैंने भी। उसके बाद जब मैं घर पर आई तो मुझे नहाना था, मैंने बेटी को झूले पर लिटाया और मैं बाथरूम चली गई। 10-15 मिनट बाद ही मुझे हुआ। जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि झूले पर बेटी नहीं है और ये सुनने के बाद सुनील की भी हालत ख़राब होती है। उसे लगता है कि आखिर उसकी बच्ची जो कि 6 महीने की आरोही है, वो आखिर चली तो कहाँ गई। वो खुद चल नहीं सकती है, ऐसा कोई शख्स और घर पर मौजूद नहीं था जो उसे घुमाने ले जाए। बाहर से कोई शख्स आया नहीं और कौन बेटी को ले गया, किसी से दुश्मनी। सुनील जो है उस वक्त पूरा दिमाग लगाते हैं और जो माँ रितु है वो भी बेहद परेशान होती है। वो भी हर तरह से कोऑपरेट करती है, पूछने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि जो माँ की हालत थी वो ऐसी थी कि समझो अभी, मतलब आप समझिए कि एक माँ की कलेजे पर क्या बीत रही होगी कि वो अभी बेहोश हो जाए। लेकिन किसी भी तरीके से जो ऋतु है वो घर के बाहर जाती है, हर जगह छानबीन करती है, पड़ोसियों से पूछती है। हर तरफ पूछने के बाद जब माता पिता परेशान होते हैं तो सीधे पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है तो ऐसे में पुलिस की टीम पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं और रिलेटिव से पूछताछ करते हैं, माँ बाप से पूछताछ करते हैं और हर एक जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को समझ में आता है कि देखो, बच्ची जो है खुद तो जाएगी नहीं, आखिर उसको कोई ले तो गया होगा, किसी ने झूले से उसे उठाया होगा। सबसे पहले पूछताछ की जाती है आपने की किसी से दुश्मनी तो नहीं है, क्योंकि आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। माँ से पूछा जाता है कि आपकी कोई ऐसी रिलेटिव तो नहीं है जो आपसे जलते हैं, जिन्हें जो पैसों से लेके आपको जलते हैं। कोई ऐसा हिंट दीजिए जिससे हमें पता लगे कि बच्ची का कोई शख्स यहाँ से किडनैप करके ले गया। अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा था पुलिस को। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि छोटी सी बच्ची को ढूंढना। पूरी तरीके से एक किडनैपिंग का जो केस था वो मजबूर हो गया, बना हुआ था और पुलिस ढूंढ रही थी, जांच पड़ताल में लगी हुई थी। पुलिस को लगातार आने वाले वक्त में कॉल आएगा जो फिरौती मांगेगा, लेकिन पूरा एक दिन बीत जाता है फिरौती के लिए, कोई कॉल नहीं आया। दूसरा दिन भी बीतता है, तीसरा दिन भी बीतता है। इस तरह से 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और जब तीसरा दिन बीतता है तो कोई कॉल नहीं आता है। अब इधर पुलिस की हालत पूरा ख़राब हो जाती
जाता है। जबलपुर का जो पूरा एरिया है, जो इस इलाके में जितने लोग थे, आक्रोश में आ जाते हैं कि एक बच्ची नहीं मिल रही है पुलिस के हाथ, और पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, वेट कर रही है कि कोई कॉल करे, कोई मैसेज करे, कोई पैसे मांगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता ही नहीं है। अब पुलिस का दिमाग ठनकता है और पुलिस को शक होता है कि बच्ची का शायद मर्डर कर दिया गया। जो केस अब तक किडनैपिंग का था, जो पुलिस के दिमाग में अब एक हत्या का केस बन चुका था, लेकिन फ़िलहाल पुलिस को किसी भी तरीके से आरोही को ढूंढना था। ऐसे में पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज को पहले से ही उसके पीछे लगी थी। वो लगातार उसके जितने भी उस घर से लेकर, उस इलाके से लेकर जो सीसीटीवी लगे हुए थे, उन सब का जांच पड़ताल शुरू करती है और सारी फुटेज को निकालना शुरू करती है। और ऐसे में जो पुलिस के वो घर के जो पास थे, कुछ नहीं उसे मिलता है, लेकिन घर के आसपास इलाका जहाँ-जहाँ पुलिस को शक होता है कि ऐसा हो सकता है, इस एरिया में हो सकता है, वो जो रितु आहूजा है उनके घर के आसपास कोई ऐसा सीसीटीवी नहीं था, लेकिन कुछ ही दूरी पर गली पार करके एक सीसीटीवी फुटेज था। उससे जोड़ते हुए पुलिस आगे एक ब्यूटी पार्लर के सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच जाती है, जिसके दोनों साइड से सड़क आती थी। अब वहाँ पर दोनों तरफ का सीसीटीवी फुटेज था, दोनों तरफ सीसीटीवी लगा हुआ था पार्लर के। जब पुलिस जो है उस पार्लर तक पहुँचती है, वहाँ से उसने बात करती है, कहती है कि देखिए, एक ऐसा केस हो गया है, आप जानती होंगी कि हमें आपके इस कैमरे में भी चीफ कैचपर हुई है, दोनों साइड का रोड है, हमें फुटेज चाहिए। महिला कोऑपरेट करती है जो ब्यूटी पार्लर की होती है, और इसके बाद पुलिस के हाथ लगता है एक ऐसा सुराग, जिसके बाद कातिल का ऐसा चेहरा सामने आता है जिसकी तस्वीर सबको झकझोर के रख देगी। पुलिस के हाथ में लगता है एक ऐसे सीसीटीवी फुटेज जिस पे साफ तौर पर दिखता है कि एक स्कूटी है, उस पर जो शख्स है वो बैठा हुआ है या बैठी हुई है। पुलिस पहले जांच नहीं पाती है कि वो महिला है या पुरुष, पूरा चेहरा ढका हुआ है। और करीब 10 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच का पूरा जो फुटेज है उसमें दिखता है कि 7 सितंबर को 2014 का जो साल था, उसमें 8 से लेकर 11 बजे के बीच एक सीसीटीवी वो साफ करिए, और एक स्कूटी वहाँ से गई है और एक स्कूटी वहाँ से वापस आई है। जब स्कूटी वहाँ से गुजर रही थी, यानी कि जा रही थी, तब वो एक थैला है और थैले में जो है बच्ची का फेस है, आरोही आहूजा का, जो आधा दिख रहा है। लेकिन जब वही स्कूटी वापस आ रही थी तो बच्ची का फेस नहीं दिख रहा था और ना थैला भी मौजूद था। अब पुलिस फ़ौरन उस सीसीटीवी फुटेज को रखती है और परिवार वालों के पास ले जाती है और कहती है, ज़रा देखिए, क्या आप इस शख्स को, इस स्कूटी को सवार जो है उसे पहचानते हैं? और इसके बाद परिवार वाले जब उस तस्वीर को देखते हैं तो बेहद जूम किया जाता है और हर एक चीज़ देखी जाती है, कपड़े मिलाए जाते हैं। तब पता लगता है कि उस स्कूटी पर मौजूद एक महिला है और वो महिला कोई और नहीं बल्कि रितु आहूजा है। और रितु आहूजा की माँ, जो आरोही आहूजा की माँ है, वो माँ है जो बिलख रही है, तड़प रही है और बार बार कह रही है कि किसी भी तरीके से मेरी इस 6 महीने की बच्ची को ढूंढ कर लाओ। पूरे मोहल्ले में एक तरीके से वो खुद घर घर जाकर ढूंढ रही थी। और उस सीसीटीवी फुटेज में वही कैप्चर होता है, स्कूटी पर सुबह करीब 8 बजे अपनी बेटी को थैले में भर कर ले जाती है, लेकिन 9:45 पर जब वो वापस लौट रही थी, उस पार्लर के सीसीटीवी फुटेज में जो कैप्चर होती है वो उस थैला गायब होता है, बेटी वहाँ पर नहीं होती है, थैला भी नहीं होता है और पूरा का पूरा शख्स चला जाता है माँ का ऊपर। और इसके बाद पुलिस के सामने एक शख्स था, बच्ची गायब थी, बच्ची का कुछ पता नहीं था और सीधे तौर पर रितु आहूजा को पुलिस अब कब्जे में लेती है और उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इसके बाद एक बेहद चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। पता लगता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि माँ है। अब कैसे पता लगता है माँ ने ये कत्ल क्यों किया, अपनी 6 महीने की बेटी को कैसे मार दिया, ये पूरी जो वारदात है, जो पूरी कहानी है, अब उसे एक एक करके समझिए। जो ऋतु है एक बीमारी है और इस बीमारी से वो ग्रसित थी। मैं आपको बताती हूँ कि बीमारी के बारे में, लेकिन जब आप उससे पहले जानिए कि जो माँ है और माँ तक पहुँचने के लिए पुलिस को कितने पापड़ बेलने पड़े।
जब पहली बार जो रितु है, माँ है, गिरफ्तार होती है तो पहले तो आना-काना करती है, देखिए मैं कुछ नहीं पता है, आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया है? आप बहुत गलत कर रहे हैं। पुलिस ने पूछा ठीक है, अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप हमें बताइए कि सही चीज़ क्या है? आपकी उस रोज़ की एक-एक कहानी आप बताइए। आप एक ही सवाल जो अगर आप बार-बार पूछेंगे तो सच्चाई होगी तो कभी बदलेगी नहीं। लेकिन माँ रितु की जो कहानी थी उसमें हर बार हर कोई नया पेच आ रहा था। हर बार कोई न कोई अलग चीज़ें जुड़ जाती थी, अलग-अलग सिमटेड जुड़ा हुआ था। पुलिस को शक हुआ कि माँ रितु जानबूझकर कोई चीज़ छुपा रही है। फिर पुलिस ने अपना तरीका आज़माया, फिर उसके बाद माँ रितु ने एक ऐसी सच्चाई बताई कि थाने के अंदर बैठे जितने भी अफ़सर थे, वो 4 से 5 कदम पीछे चले जाते हैं। कहानी क्या थी? दरअसल माँ रितु ने बताया कि देखिए, जो मेरा जो बेटा है, जो बड़ा बेटा है, उसकी उम्र 3 साल के आस-पास है और अभी जो बेटी पैदा हुई है, वो महज़ 6 महीने की हुई है। और जब भी बेटी पैदा हुई है तो वो अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बेटी अक्सर रोया करती थी और उन्हें लगता था कि माँ को, रितु को लगता था कि इस बेटी की देखभाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और अपनी बेटी पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और रोने की वजह से जो माँ रितु है उसे दिक्कत होने लगी, उसे परेशानी होने लगी, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगा और इसीलिए उसने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अब जाने अब आने वाले समय में अपने दोनों ही बच्चों पर समय नहीं दे पाएगी, क्योंकि जो फासला था 2 बच्चों के बीच में 3 साल का था, दोनों ही बच्चे छोटे थे, दोनों को सँभालना मुश्किल हो रहा था और इसीलिए माँ रितु ने बड़ा ही आसान तरीका समझा कि अपने बच्चे को एक सब्ज़ी ले जाने वाले बैग के अंदर उसे रखें और उसे स्कूटी पर टांग कर ले जाएं और वहां से वो जाती है रामपुर वाले एक इलाके में और देखती है कि आसपास कोई नहीं है, सुनसान इलाका है, जंगल है आसपास। और वो अपने 6 महीने की छोटी बच्ची को उसने अपने कोख में 6 महीने रखा, बड़े प्यार से उसे पाला। 6 महीने ही हुए थे उस बच्ची को, रोते हुए बच्ची को उठाकर वो उस नाली के अंदर फेंक देती है और फेंकने के बाद उस वक़्त जो बच्ची थी वो रो रही थी, चिल्ला रही थी उस नाले के अंदर। सोचिए, उस नाले के अंदर जानवर भी हो सकते थे, कचरा था, गंदगी था और वो ज़िंदा थी। उस वक़्त एक माँ ने अपनी बच्ची को सिर्फ़ ऐसी करके देख रही थी कि कहीं उसके पास कोई और चीज़ें तो नहीं हैं। क्या वो ज़िंदा बच सकती है? जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि वो जो आवाज़ है बच्ची की रोने की, वो आस-पास के लोगों तक नहीं पहुँचेगी, बहुत सुनसान इलाका है, तब उसने फ़ैसला किया कि ठीक है, अब मैं अपनी स्कूटी स्टार्ट करती हूँ और दोबारा उस रास्ते पर अपने घर चली जाती हूँ। वो एक बार भी पीछे मुड़कर अपनी 6 महीने की दूधमुही बच्ची को पीछे मुड़कर नहीं देखती और उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज कर देती है, इस उम्मीद में कि इस रोने की आवाज़ से वो हमेशा-हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। अब घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं है या बच्ची नहीं है कि जो रोएगा, जिनसे उसे तकलीफ़ होगी, उनके रातों की नींद हराम होगी। अब कोई ऐसा करने वाला नहीं है और इसी मकसद के साथ, मन में खुशी के साथ वो वापस अपने घर पर चली आती है। घर पे रहने के आधे घंटे, 1 घंटे के बाद जब माँ को, रितु को होश आता है, कि उसे याद आता है कि उसने क्या चीज़ें की, तब वो बिलखती है, पसीने आ जाते हैं पूरे शरीर में, तब उसे लगता है कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब इस पाप को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए वो एक के बाद एक कई झूठ बोल देती है और एक झूठ छुपाने के लिए वो 100 झूठ बोलने को तैयार थी और इसीलिए उसने कहानी बनाई कि मेरी बेटी का कोई किडनैप करके ले गया, मेरी बेटी को चोरी हो गई, पता नहीं कौन आया था, सारी चीज़ें जो है, तमाम जो चीज़ें हैं। इसके बाद पुलिस की बारी थी, जो लड़की थी, जो बच्ची थी, जो मिली थी नाली के अंदर, वो क्या आरोही अहूजा है, तो इसके लिए बाकायदा फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है।
मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ क्या-क्या चीज़ें मिली थी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। नाले से जो लाश मिली थी, उसके अवशेष जो हड्डियाँ थी, जो खोपड़ी थी, वो सब गल चुके थे। नाले का पानी इतना गंदा खी था कि उसने बच्ची की लाश को 3 दिन के अंदर ही गला दिया था। अलग-अलग टुकड़े हो चुके थे और यहाँ तक कि पता चला कि उसके अंदर से क्या-क्या चीज़ें मिली है। मौके से पुलिस की चांदी का लॉकेट मिला है, जो कि परिवार ने माना कि हाँ, हमारी बच्ची का ही है। बच्ची की फ़्रॉक मिली है, वही फ़्रॉक जिनकी तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वही फ़्रॉक पुलिस को मौक़ाए बर्दात पर यूँ कहें उस स्क्रीन को से मिला, जिस दिन से उस बच्ची को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया था, इस दुनिया से विदा कर दिया गया था। और इस दुनिया से पुलिस ने परिवार वाले को चीज़ें दिखाई, हर एक चीज़ पहचान हो पाई। अब आँखों से देखी हुई चीज़ को आप कितना सच मानोगे? इसीलिए बाकायदा उसके फोरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट लाया गया, तब जाकर एक-एक तरीके से फूल-फूल तरीके से पता लगा कि जो बच्ची है अरूही आहूजा, इसकी हत्या कर दी गई है और हत्या के पीछे सिर्फ़ एक माँ है, जो कि रितु आहूजा है। उसने अपने कहानी बताई, ये कहानी एक पक्ष है, दूसरा पक्ष क्या है? कोर्ट के सामने रितु आहूजा ने भी कई कहानियां बताई। उसने कहानियों के मुताबिक जब बच्ची लापता हुई तो सबसे पहले रितु आहूजा है, उनसे एक आरोप दर्ज किया पुलिस वालों के सामने कि मेरे ससुराल वालों ने मेरी बच्ची की मौत के घाट उतारकर उसे कहीं गायब कर दिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि एक तरफ तो शायद इसकी कहानी अटपटी लग रही है और दूसरी तरफ जो माँ है, वो अपने ससुराल वालों पर आरोप मढ़ रही है कि बाकायदा जो माँ रितु है, उसने कोर्ट में जाकर ये चीज़ें बताई कि पुलिस वाले मुझे करंट लगाते हैं, करंट लगाकर मुझे अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहते हैं, मजबूर करते हैं। मुझे बाकायदा एक सफ़ेद कागज़ पर साइन करवाया गया ताकि वो मन मुताबिक कुछ भी उसमें लिखवा ले और मैं यहाँ पे सिग्नेचर कर दूँ। इसके बाद क्योंकि पुलिस ने बहुत सारे साक्ष्य जुटा चुके थे, एविडेंस मिल चुका था, लेकिन जो आरोही थी, जो कि माता है रितु आहूजा, वो कहानी बता रही थी। वो भी आपको सुनने और समझने की ज़रूरत है। अब जो आगे बहुत सारी चीज़ें बताती है, जिसको ध्यान से सुनिए। रितु आहूजा आगे ये कहती है कि देखिए, मेरे ससुराल वाले जो हैं, जिससे हमें बच्चा पैदा हुआ था, उसे कोई गम नहीं था, सब में खुशी थी। लेकिन जिस रोज़ वो अहूरी पैदा हुई, मेरे ससुराल वालों की जो रवैया था वो बिल्कुल बदला-बदला सा रहने लगा था। मुझसे बात नहीं करते थे, मुझसे नाराज़ रहते थे और यहाँ तक कि जब मैं इनकी आदतों से परेशान हो चुकी थी, तो रितु का कहना था कि वो जबलपुर चली जाती है अपनी माँ के पास, अपने मायके में रहने, दोनों बच्चों को लेकर 1.5 से 2 महीना वहाँ पर रुकती है। लेकिन ससुराल वालों की तरफ से मायके में कोई नहीं आता है। जैसे उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि एक जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, माँ उन्हें कर लेकर चली गई है। तो यहाँ तक कि ससुराल वाले भी थे, उन्हें भी शक होता है कि शायद ये जो कहानी है, इसमें कुछ दिक्कतें हैं। वो जो सास है, जो मामा था, जो लड़की की वो खुद ससुराल लेके जाते हैं, वापस वहाँ पर उन्हें कहते हैं कि ठीक है, ये आपकी बीवी है, इनको रखिए साथ में। और जब मायके से जब ससुराल जाया करता था, तो खुद लड़की की माँ, उनका कहना था कि देखिए, माँ ससुराल पहुँच के उन्हें लगा कि जब से बच्ची पैदा हुई है, ससुराल वालों की जो रुख है, वो बेरुखी की तरफ ज़्यादा है। वो बच्ची की पसंद नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बहुत बड़ा पाप हो गया है। कहीं न कहीं इस बच्ची को छुटकारा पाने के लिए लड़के वालों ने ही दबाव बनाकर पुलिस वालों की तरफ से मेरी बेटी को फंसाया है। अब इस तरीके से दावे किए गए, किसकी तरफ से? मायके वालों की तरफ से, ससुराल पक्ष के लिए। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा जो सबूत बन के सामने आया था, फोरेंसिक रिपोर्ट, जो कि जांच रिपोर्ट फोरेंसिक ने बहुत तरीक़ों से बताया इस हत्याकांड के पीछे और सिर्फ माँ का हाथ है। लेकिन यहाँ पर जो जज साहब थी, इस पूरी कहानी को सुन रहे थे, समझ रही थी, उनके लिए भी सबसे बड़ी समस्या इस चीज़ में सज़ा कैसे दी जाए। मैं बिल्कुल हूबहू उनकी जजमेंट जो है वो पढ़ के आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा था कि देखिए, मकसद का सबूत उपलब्ध नहीं है।
मतलब मकसद का जो इरादा है वो नहीं है हत्या के मामले में। मकसद का अभाव आरोपी को अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियों को कड़ी से कड़ी को नहीं जोड़ता है, ना ही वो अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ। मतलब कहीं ना कहीं जो भी कहानी है जो पुलिस वाले कह रहे हैं वो किसी भी तरीके से हत्या के लिए तो मकसद होना चाहिए। एक जो गुस्सा होना चाहिए वो एक माँ के अंदर दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन पुलिस जो जज साहब है वो आगे कहते हैं कि इस पूरे साक्ष्य में, इस पूरे हत्याकांड में मकसद महत्वपूर्ण नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ हमेशा आरोपी के दिमाग में बंद रहता है और अब कभी कभी इसे झेलना या खेलना बहुत बड़ी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाने की विफलता की अस्तित्व ना होने से संकेत नहीं होता है। मतलब जज साहब ने कहा कि देखिए, मकसद तो समझ में नहीं आ रहा है, इसका मकसद ये है, लेकिन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो हत्यारा है उनके दिमाग में एक उपज है, उसके दिमाग के अंदर बंद रहती है, जो ना चाहती भी है कभी बाहर नहीं आएगी। लेकिन इस बीमारी को भी एक नाम है, इस बीमारी का नाम है पोस्टमार्टम डिसऑर्डर। पोस्टमार्टम डिसऑर्डर एक अंग्रेजी शब्द है और इसका मायने समझना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो डिसऑर्डर है एक तरीके से डिप्रेशन की बीमारी है। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो महिला को लगता है कि वो एक तरीके से उनके बाल झड़ रहे हैं, वो पहली जैसी नहीं रही, और इस डिप्रेशन में उसे उबरने में वक्त लगता है। लेकिन जो ऋतु आहूजा है, जो माँ है, इस डिप्रेशन में इस तरीके से वो खो जाती है, इस तरीके से उन्हें लगता है कि इस बच्ची की वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जिस तरीके से शुरुआती में जांच में ऋतु आहूजा ने कहा कि बच्ची बहुत ज़्यादा रोती है, इस चीज़ से वो परेशान हो चुकी थी। घर में दो दो छोटे छोटे बच्चे हैं और ऋतु आहूजा अपनी बेटी की वजह से अपने बेटे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी या आगे नहीं दे सकती है, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस बच्ची को ही अगर रास्ते से हटा दिया जाए, उसके पास वक्त ही वक्त होगा और अपने इस डिप्रेशन से वो बाहर आ सकती है। और इसीलिए उन्होंने अपनी दूध मुंही बच्ची को मौत के घाट उतार कर नाले में फेंक दिया। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ऋतु आहूजा फ़िलहाल के लिए जेल में बंद है, लेकिन इस पूरे केस स्टडी से हम सबको ये सबक लेना चाहिए कि जिस तरीके से समाज में जो माहौल बनता है कि एक बच्ची ने जन्म ले लिया, हमें उससे क्या मतलब, बहुत बड़ा पाप हो गया। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़िए। दुनिया बहुत बदल चुकी है, पहले की तरह नहीं है कि बच्ची आपसे दूर चली जाएगी, कल को शादी हो जाएगी, आपका घर छोड़कर चली जाएगी। कितने ही केसेस आते हैं, हाल में ही आपको बताती हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।